तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 ज्योग्राफी लेसन नंबर 5 मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। फर्स्ट है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज फॉर्म्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक। कि इनमें से कौन सा मिनरल है जो रॉक की डिकम्पोजिशन यानी कि उसकी सड़ने के बाद जब उसका वेदरिंग का प्रोसेस हो जाता है, मतलब कि पानी की वजह से, हवा की वजह से ऊपर की लेयर हट जाती है, और मिनरल ऐसा रेसिडुअल, क्योंकि मिनरल क्या नहीं है कि बहा के नहीं गया, हवा के साथ उड़ा नहीं, वो रॉक के अंदर धंसा रह गया। इसमें से कौन सा ऐसा मिनरल है जो इस टाइप से पाया जाता है? तो वो है आपका बॉक्साइड। नेक्स्ट है आपका, कोदरमई इन झारखंड इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनरल। कि कोदरमा झारखंड कि इनमें से कौन से मिनरल का सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर है, सबसे ज़्यादा पाया जाता है? तो वो कौन सा है? माइका। मिनरल आर डिपोजिट एंड एक्यूमुलेटेड इन द स्ट्राटा। इसमें से कौन सी रॉक में मिनरल जो है स्ट्राटा के फॉर्म में, लेयर्स की फॉर्म में पाए जाते हैं? तो वो कौन से हैं? आपके सेडिमेंट्री रॉक के अंदर पाए जाते हैं। विच वन ऑफ द मिनरल इज कंटेन इन द मोनाजाइट सैंड। कि इनमें से कौन सा मिनरल है जो मोनाजाइट सैंड जो केरला में है पाया जाता है? तो वो कौन सा मिनरल है? दैट इज थोरियम। ठीक है, जो किस लिए? न्यूक्लियर पावर में आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए काम आता है। इसके बाद आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड। कि आपको आंसर करने हैं 30 वर्ड्स के अंदर। तो पहला क्वेश्चन है, डिफरेंसेस बताने हैं दो में, एक तो फेरस एंड नॉन फेरस में, और दूसरा है कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल में। तो पहला करते हैं, फेरस मिनरल एंड नॉन फेरस मिनरल्स में क्या डिफरेंस है? तो मेटेलिक मिनरल्स विच कंटेन आयरन आर कॉल्ड फेरस मिनरल। वो मेटेलिक मिनरल जिसके अंदर आयरन कंटेंट पाया जाता है उसे बोलते हैं फेरस मिनरल। कौन कौन से हैं? आयरन ओर, एग्जाम्पल इसके आयरन ओर, मैंगनीज, निकल, कोबाल्ट। ठीक है, वो मिनरल्स, वो मेटेलिक मिनरल्स जिनके अंदर आयरन कंटेंट नहीं पाया जाता पर वो मेटल के होते हैं, तो वो कौन कौन से? आपके कॉपर, बॉक्साइट, टीन। ये आपके नॉन फेरस मिनरल के एग्जाम्पल है। ओके, नेक्स्ट आता है आपका कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। इसके अंदर आपको डिफरेंस बताने हैं। तो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? जो बहुत टाइम से यूज करते हुए आ रहे हैं, एक तरीके से आप इसे पुराना कह सकते हैं कि ये पुराना है। ठीक है, और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी आपके नई तरीके से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करना, जनरेट करना, इज नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, अब इसके वो देख लेते हैं डिफरेंसेस। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी आर लिमिटेड। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? लिमिटेड है, एक टाइम बाद ये खत्म हो जाएगी, एग्जॉस्टिबल है, खत्म हो जाएगी। ठीक है, एक्सेप्ट हाइडल पावर। किसको छोड़ के? हाइडल पावर को छोड़ के बाकी जितने भी है कन्वेंशनल, जैसे कि आपके कौन कौन से सारे फॉसिल फ्यूल्स, कोल हो गया, पेट्रोल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, ये खत्म हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। आपकी एबिडेंट यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है और इनएग्जॉस्टिबल है, खत्म नहीं होएगी। दे आर नॉन रिन्यूएबल एक्सेप्ट हाइडल पावर। ये इसको रिन्यू नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नॉन रिन्यूएबल है, हाइडल पावर को छोड़ देंगे तो दे आर रिन्यूएबल, और ये सारी की सारी रिन्यूएबल है। ठीक है, इसके बाद है दी सोर्स ऑफ एनर्जी हार्म द एनवायरमेंट। ये सारी की सारी जितनी भी है कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी हमारे एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा हार्म करती है। ठीक है, हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करती है, वाटर पॉल्यूशन करती है, एयर पॉल्यूशन, और साथ में हमारी जो हाइडल पावर है डैम के थ्रू बनाई जाती है, तो उससे भी हमारी जो एक्वेटिक लाइफ है वो पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाती है ना। तो यानी कि हमारे एनवायरनमेंट को किसी ना किसी तरीके से हार्म ही करती है। लेकिन दिस सोर्स ऑफ एनर्जी डू नॉट हार्म द एनवायरनमेंट। और ये सोर्स ऑफ एनर्जी जो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जीज है, ये हमारे एनवायरनमेंट को हार्म नहीं करती हैं, नुकसान नहीं पहुंचाती। इसके एग्जांपल है फॉसिल फ्यूल्स, जैसे कि आपके कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, और साथ में आपके कैटल डंग केक हो गई, इलेक्ट्रिसिटी, दोनों ही हाइडल और थर्मल। ठीक है, और इसके एग्जांपल क्या है? आपके टाइडल एनर्जी, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी जिसे न्यूक्लियर एनर्जी भी कहते हैं, और बायोगैस। अब आता है आपका, अब है व्हाट इज मिनरल्स। तो मिनरल्स क्या होते हैं? जियोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग मिनरल्स क्या होते हैं? अ होमोजीनियस नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस विद अ डिफाइनेबल इंटरनल स्ट्रक्चर। मतलब कि जियोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग ऐसे सब्सटेंस जो हमें नेचर से मिलते हैं और उनके सारे के सारे जो पार्टिकल्स होते हैं वो होमोजेनियस, एक समान होते हैं। ठीक है, और उनका जो स्ट्रक्चर होता है, इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, उसको हम अच्छी तरीके से क्या कर सकते हैं? डिफाइन कर सकते हैं। मतलब कि वो लस्ट्रस है, हार्ड है, सॉफ्ट है, रफ है, उसको एक तरीके से हम पूरे बकायदा बता सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है आपका, इसके एग्जाम्पल क्या है कि वो इतने हार्ड भी हो सकते हैं जैसे कि डायमंड, और इतने सॉफ्ट भी हो सकते हैं जैसे कि टाल्क। ओके, ऑलमोस्ट एवरीथिंग we use from a tiny pin to a towering building, toothpaste, a ship, big ship are made up from the minerals। की आप छोटी सी पिन ले लीजिए, बड़े से बिल्डिंग टावर ले लीजिए, टूथपेस्ट ले लीजिए, बड़ा शिप ले लीजिए, ये सब चीज़ किसके बने हुए हैं? ये सब मिनरल्स के बने होते हैं। ठीक है, हाउ आर मिनरल्स फॉर्म्ड इन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक।
इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक में जो मिनरल्स हैं वो किस तरीके से फॉर्म्ड होते हैं, बनते हैं। तो इन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक मिनरल्स में अकर इन क्रैक्स, क्रेविसेस, फॉल्ट और जॉइंट। ठीक है, तो ये जो इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक होते हैं ये इसके अंदर क्रैक्स की फॉर्म में, मतलब छोटी छोटी दरार, क्रेविसेस, बड़ी बड़ी दरार, मोटी मोटी दरारों के रूप में, और क्या होता है फॉल्ट। फॉल्ट यानी कि जब दो रॉक्स के बीच में जो जगह रह जाती है दैट इज फॉल्ट और जॉइंट। उसे जॉइंट भी कह सकते हैं, फॉल्ट भी। ठीक है, वहाँ पे पाए जाते हैं। इन मोस्ट केस दे आर फॉर्म्ड व्हेन मिनरल इन लिक्विड मोल्टन गैसेस फॉर्म अ फोर्स अपवर्ड थ्रू कैविटी टुवर्ड अ सरफेस। जब ये अर्थ की कोर में मोल्टन फॉर्म में होते हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा लावा कैसा होता है, गर्म होता है, तो ऊपर की तरफ उछलता है। तो ऊपर की तरफ जब ये आ जाता है तो अगर अर्थ की सरफेस में कहीं भी, अर्थ के नीचे से ऊपर सरफेस में क्या होती है, अगर कोई कैविटी होती है तो ये वहाँ से निकल आता है, अर्थ की सरफेस पे आके ठंडा हो जाता है और सॉलिड हो जाता है। ठीक है, फिर ये मिनरल में कन्वर्ट हो जाता है। दे आर फाउंड इन द लोड्स एंड वेन्स। और फिर अर्थ की ये इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक में ये किसमें, लोड यानी कि बड़ी बड़ी दरारों में, और वेन्स यानी कि छोटी छोटी दरारों में पाया जाता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या है, जिंक, कॉपर, टीन एक्सेट्रा, काफ़ी सारे हैं। ठीक है, इसके बाद आता है वाई डू वी नीड टू कंजर्व मिनरल रिसोर्सेज, की जो मिनरल रिसोर्सेज हैं उन्हें हमें कंजर्व क्यों करना चाहिए। तो क्या है, अर्थ कंटेन ओनली 1% ऑफ वर्केबल मिनरल, की अर्थ की जो सरफेस है, अर्थ में सिर्फ 1%, अब बहुत सारी जगह अलग अलग जगह मिनरल्स हैं, लेकिन अगर इनको इकट्ठा कर लेंगे तो सिर्फ 1% अर्थ की क्रस्ट पे मिनरल्स है। इट टेक्स मिलियन ऑफ ईयर्स टू बी क्रिएटेड एंड कंस्ट्रक्टेड, यानी कि इसको बनने में, इकट्ठा होने में, एक्यूमुलेट होने में काफ़ी टाइम लगता है, सालों लग जाते हैं। ठीक है, द प्रोसेस of the mineral formation are so slow that the rate of replenishment are infinitely small in comparison to the present rate of consumption। कि इसको बनने का जो प्रोसेस है, दोबारा से बनने का जो इसका प्रोसेस है काफ़ी स्लो है, लेकिन हम जो इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, वो बहुत तेज़ी से कर रहे हैं। तो जिस चीज़ को बनने में देर लग रही है और बहुत तेज़ी से इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो जल्दी ख़त्म हो जाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि हम उसको क्या करें, कंजर्व करें। दे आर फाइनाइट, इसलिए क्योंकि बन धीरे रहा है, यूज़ जल्दी हो रहा है, तो एक तरीके से इसको हम फाइनाइट यानी कि एक लिमिटेड ही समझ लेते हैं और नॉन रिन्यूएबल ही मानते हैं। ठीक है, सो वी कंजर्व मिनरल, क्योंकि ये लिमिटेड है और नॉन रिन्यूएबल है, इसलिए हमें इसको क्या करना चाहिए, कंजर्व करना चाहिए, क्योंकि आगे इसके बिना हमारी डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी। ये हमारे लिए इंडिस्पेंसिबल है, इसे हम अपनी लाइफ से हटा नहीं सकते हैं। ठीक है, इसलिए इसको कंजर्व करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट आपका ये आपके क्वेश्चन नंबर 3 है, लॉन्ग क्वेश्चन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 120 वर्ड्स। 121 में देने हैं। पहला है आपका, डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोल इन इंडिया। इंडिया में कोल कहाँ कहाँ पाया जाता है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ है। तो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोल इज इन 2 टाइप ऑफ रॉक सीरीज बेस्ड ऑन जियोलॉजिकल एज। कि भारत में इसको 2 एजेस में बांट दिया गया है, कि 2 टाइप की रॉक सीरीज में पाया जाता है। पहला है आपका गोंडवाना कोल और दूसरा है आपका टर्शरी। गोंडवाना वो रॉक है जो 200 मिलियन ईयर्स उसकी एज है। ठीक है, और टर्शरी 55 मिलियन ईयर्स इसकी एज है। ओके, ये पुराना है, ये थोड़ा इसके कंपैरिजन में नया है। तो इट इज़ लोकेटेड इन दामोदर वैली। कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, तो ये दामोदर वैली जो कि बंगाल झारखंड वाला एरिया है, झरिया, रानीगंज, बोकारो, ये सारे इंपॉर्टेंट कोल फील्ड्स है। इसके अलावा गोदावरी, महानदी, सोन, वर्धा वैली, यहाँ सब पे गोंडवाना कोल पाया जाता है। और दूसरा है आपका टर्शरी। इट अकर इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ मेघालय। मेघालय के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड में पाया जाता है। ओके, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, वाई डू यू थिंक दैट सोलर एनर्जी हैज़ अ ब्राइट फ्यूचर इन इंडिया। कि सोलर एनर्जी का फ्यूचर इतना ब्राइट क्यों है भारत में। तो इंडिया इज़ अ ट्रॉपिकल कंट्री। इंडिया कौन सी कंट्री है, ट्रॉपिकल, यानी कि इक्वेटर के पास, थोड़ी सी ऊपर आप देखेंगे। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो भारत को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। तो ये वो एरिया है जहाँ पे सनलाइट बहुत ज़्यादा है ना। तो भारत में ट्रॉपिकल कंट्री है भारत, तो वहाँ पे एनॉर्मस पॉसिबिलिटी ऑफ टैपिंग सोलर एनर्जी। तो हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारा सोलर एनर्जी को टैप कर सकते हैं, कैप्चर कर सकते हैं, मतलब कि पकड़ सकते हैं। ठीक है, तो जो फोटोवोल्टिक टेक्निक होती है उससे हम क्या करते हैं, सनलाइट को कैप्चर करते हैं और डायरेक्टली सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देते हैं। दैट मीन्स कि सनलाइट से सीधा हम इलेक्ट्रिसिटी बना लेते हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी की जो नीड है वो सोलर एनर्जी पूरी कर सकती है। ठीक है, इट विल मिनिमाइज द डिपेंडेंस ऑफ रूरल हाउस होल्ड ऑन फायरवुड एंड डंग केक। अब क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी से
इलेक्ट्रिक चूल्हा यूज़ किया जा सकता है। सोलर एनर्जी से सोलर कुकर जो होते हैं उनको यूज़ किया जा सकता है। तो खाना बनाने के लिए फायरवुड और कैटल डंग का इस्तेमाल बहुत कम हो गया है गाँव में। तो इसकी वजह से जो हमारा एनवायरनमेंट है हम उसको हार्म नहीं करते हैं ना। क्या है, इट विल कंट्रीब्यूट टू एनवायरनमेंट कंजर्वेशन की जो उससे निकलने वाली हार्मफुल गैसेज है उससे हम बच जाते हैं, पॉल्यूशन बच जाता है। और साथ में जो काउडंग केक है उससे हम बहुत अच्छा एग्रीकल्चर के लिए मैन्योर बना सकते हैं। सोलर एनर्जी कैन बी यूज फॉर कुकिंग, लाइटनिंग एक्सेट्रा, सो इट डिमांड विल इंक्रीज इन फ्यूचर। अब क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी से सारे की सारे जो अप्लाइंसेज है इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले, हम सोलर एनर्जी से जो लाइट बना रहे हैं उससे यूज़ कर सकते हैं, खाना भी पका सकते हैं। तो सोलर एनर्जी क्या है कि हमारे फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सोलर एनर्जी का एक बहुत ब्राइट फ्यूचर है भारत में, क्योंकि सोलर एनर्जी तो रिन्यूएबल है ना, और अनलिमिटेड है, इसका तो कोई लिमिट ही नहीं है। तो हम इससे ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करके अपनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। सम बिग सोलर प्लांट आर बीइंग इंस्टॉल्ड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। कंट्री की कई जगहों पे सोलर प्लांट लगाए गए हैं ताकि इससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकें। तो यहाँ पे आपका एक्सरसाइज खत्म होती है। आई होप आपको पसंद आई हो, इसलिए वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।